आज हम विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के लेसन में हम अधातुओं का वर्णन समझेंगे, अधातुओं की प्रकृति के बारे में समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना है। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। यह मिश्रण अत्यंत तीव्र होता है। तो बच्चों, एक्वारेजिया जैसा मैंने आपको बताया, यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी एक अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक्वारेजिया प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। यहाँ हम अब अधातु के वर्णन के बारे में प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुएं कम होती, धातुओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन अधातुओं की संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। सामान्य उदाहरण हम अच्छी तरह से जानते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन आदि, जिनके बारे में हम जानते हैं और कई बच्चे इनकी सामान्य प्रकृति से भी अवगत होंगे, जिसके बारे में मैं अब आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। बच्चों, अधातुओं के संदर्भ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन के बारे में जैसा अभी आपको बताया, यहाँ पर इन उदाहरणों से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये लगभग गैसीय रूप या गैसीय प्रकृति में होते हैं। लेकिन सब अधातु गैसीय प्रकृति में होते हैं या हों यह आवश्यक नहीं है। जैसे आयोडीन, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव स्वरूप में हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैसीय स्वरूप में होती हैं। इनके विभिन्न स्वरूप में कुछ के स्वरूप, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। कार्बन। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन के रूप जैसे कार्बन हीरे के रूप में पाया जाता है। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में हमें प्राप्त होता है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। कार्बन के इस प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। अधातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक आयन्स का निर्माण करते हैं या ऋणात्मक आयन बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अधातुओं के बिना भी जीवन की कल्पना, परिकल्पना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा उदाहरण है आपके पास, वह है ऑक्सीजन। अब आप समझ गए होंगे कि अधातु के बिना जीवन की परिकल्पना करना असंभव है। उसी प्रकार से कार्बन के कई यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और एंजाइम्स आदि उपरोक्त सभी हमारे विकास एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। सल्फर का स्वरूप भी आप समझते हैं। आपने प्याज घर पर काटा
तो हमारी आंखों में से प्याज काटते टाइम हम कहते हैं कुछ प्याज ये बहुत तेज प्याज है, लेकिन जब हम कहते हैं कि प्याज काटने पर आंसू आते हैं तो वो तीव्रता जो उसकी होती है वो सल्फर गैस की होती है जो ओनियन में मिलता है। इसी प्रकार अधातुएं घी, खाद, एसिड, फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह बनाने के कार्य में आती हैं। अब यहाँ हम कल्पना करें कि इन अधातुओं का कैसे कैसे धीरे धीरे महत्व हम समझते जा रहे हैं कि अधातुओं का महत्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आइए अब हम इनके रासायनिक गुण धर्म के बारे में जानते हैं। बच्चों, अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया अब हमारा अध्ययन का अगला बिंदु होगा। हाइड्रोजन एक अधातु है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अभिक्रिया के रूप में जब हम देखेंगे तो H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन क्लोरीन यह मिलकर ट्वाइस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इसी प्रकार अधातु की अधातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन एक अधातु है कि सल्फर अधातु से अभिक्रिया करने पर हम यहां पर देखते हैं हमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2 गैस के रूप में, सल्फर लिक्विड के रूप में है, और जब हम इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस प्राप्त होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना अधातुओं का प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्व है। जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो सामान्य तौर पर उदासीन ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो बच्चों, हमें जीवन में अमूल्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, जीवन स्वरूप पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकृति के हर हिस्से पर उस पदार्थ की आवश्यकता महसूस होती है। दैट इज वाटर। पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से पानी का बनना संभव हुआ। बच्चों, जैसा आपको बताया, कार्बन एक अधातु है। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ यह नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हमें वायु से प्राप्त होती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड होता है। यह एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है। वहीं पर सल्फर भी अधातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ अभिक्रिया के रूप में हम देखें तो सल्फर S फार्मूला
प्लस O2, यह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो एक एसिड की तरह व्यवहार करता है। बच्चों, कार्बन और सल्फर के हमने अभी डाइऑक्साइड बनाए थे। आपको बताया गया था कि ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अब हम आगे और अगर इन दोनों के डाइऑक्साइड्स की पानी से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हम पाते हैं कि ये कार्बनिक एसिड बनाते हैं H2CO3। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं जिसे कार्बनिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलकर सल्फरस अम्ल बनाता है SO2 प्लस H2O, H2SO3 कहलाता है जिसे हम सल्फरस अम्ल कहते हैं। बच्चों, कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस के रूप में है यह बनाता है। ट्वाइस C जो कार्बन है, O2 ऑक्सीजन, यह बना ट्वाइस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार बच्चों, हाइड्रोजन हम अच्छी तरह से जानते हैं यह अधातु है। जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो पानी बन ट्वाइस H2 गैस के रूप में है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, प्लस O2 ऑक्सीजन। इन दोनों के संयोग से हमें ट्वाइस H2O पानी प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये अधातु या नॉन मेटल जब आपस में संयोग करते हैं तो हमें न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पानी, जिसके बिना संपूर्ण जीवन की परिकल्पना करना मुश्किल है। बच्चों, अब हम आपको धातु एवं अधातु में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वह समझाते हैं। हमने एक तरफ धातु लिखा, दूसरी तरफ अधातु। इनमें पहला अंतर जो होगा बच्चों, धातुओं में आघातवर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसा कि हमने समझा था, आघातवर्ध्यता और तन्यता में इन्हें ठोकने पर इन्हें पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इन्हें लंबे तारों के रूप में खींचा जा सकता है। जबकि अधातुओं में स्वाभाविक है यह गुण नहीं पाया जाता है। दूसरा अंतर बच्चों, धातुओं में चमक होती है। चमक का उदाहरण आपको बताया था, हम धातु में चमक का जब उदाहरण बताया था, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे में भी अपना एक विशिष्ट कलर होता है जो हमें आकर्षित करता है। लेकिन अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें आयोडीन को छोड़कर, यहाँ आयोडीन को छोड़कर। तीसरा पॉइंट है बच्चों, धातुएं मजबूत होती हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, मजबूती का प्रमाण देने के लिए हम इनसे बड़े बड़े ब्रिज, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े गर्डर्स, मशीनों के पार्ट, रेलवे की पटरियां बनाते हैं, ट्रेन के बड़े बड़े मजबूत व्हील धातुओं से बनाते हैं। ये इनकी मजबूती का प्रमाण है। अधातुओं में यह प्रकृति नहीं पाई जाती। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, जबकि अधातु अचालक
होती हैं। बच्चों, अधातु अचालक होती हैं, तो अधातु अचालक होती हैं, लेकिन यहां पर ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। बच्चों, धातु एवं अधातु में अंतर, अब हम उनके रासायनिक गुणों के आधार पर जानेंगे। यह है धातु। पहला पॉइंट, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा पॉइंट, धातुएं पानी को अपघटित कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करती। धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर आयनिक क्लोराइड बनाती, जबकि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजी या कोवैलेंट क्लोराइड बनाती हैं। इस प्रकार यह अंतर इनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर था। प्यारे बच्चों, धातु और अधातु हमने पढ़ा। यहां पर अब हम धातुओं की प्राप्ति, अर्थात हमें धातु मिलने का सोर्स क्या है, तो सामान्य तौर पर वैज्ञानिक खोज के आधार पर ये पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। इसी प्रकार समुद्री जल में हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है, और इस प्रकार से कई तत्व हमें वहां से भी प्राप्त रहते हैं, जो विलेय के रूप में उपस्थित रहते हैं। प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। बच्चों, कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में आने वाली ऊपर से नीचे की धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, यहाँ पर उसके बाद कॉपर है, मरकरी है और सिल्वर, फिर गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है, और इस सूची में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ समझने योग्य बात है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर कभी कभी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो सक्रियता श्रेणी का तात्पर्य यह था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में या स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, जबकि जिंक, आयरन, लेड की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता
एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण हमें कई धातुओं के ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं एवं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। हालांकि बच्चों, धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, तब जाकर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यहाँ पर हम इन चरणों में अगर पाएंगे तो सबसे पहले जिन्हें हम खनिज कहते हैं वह अयस्क के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अयस्क का सबसे पहले समृद्धिकरण किया जाता है, अर्थात अयस्क से अशुद्धियों को हटाया जाता है। अयस्कों से अशुद्धियों को भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पृथक्कन अशुद्धियों का करके हम उस तत्व की प्राप्ति करते हैं जिसका वह अयस्क होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक अपनाई जाती हैं। बच्चों, अभी इतना पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते अपन कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देते जाएं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, आप नोट्स बनाइए और लिखते जाइए। तो पढ़ते पढ़ते आप मुझे यह बताइए कि सल्फर अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और जो वो उत्पाद बना वह पानी से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार से Na2O का नाम क्या है एवं यह पानी से रिएक्शन करके हमें क्या देता है। बच्चों, धातु के निष्कर्षण के संदर्भ में अभी हम आपको बता रहे थे, तो धातुओं के निष्कर्षण में जो विभिन्न चरण होते हैं उनको यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, जिसे मैं आपको समझाता हूं। अयस्क से अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क के सांद्रण के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो धातु है अगर वह उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो एक तरफ, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो यहाँ पर उसे दूसरी तरफ रखेंगे, क्योंकि इसके निष्कर्षण की अलग विधि अपनाई जाएगी। निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो उसे अलग किया जाएगा। अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो गलित धातु का विद्युत अपघटन स्थिति को गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे और उसके पश्चात शुद्ध धातु हमें प्राप्त होगी। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या यह कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन किया जाएगा, जबकि सल्फाइड अयस्क अगर है तो भर्जन की अभिक्रिया अपनाई जाएगी। तत्पश्चात जो हमें मिलेगा उसका धातु का ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन में जाएंगे। फिर धातु में अपचयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी एवं उसके बाद धातु का शोधन। तो यह विभिन्न स्तर हैं जहां पर धातु का निष्कर्षण करना संभव होता है। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद धातुओं का निष्कर्षण संभव होता है। बच्चों, अयस्क से धातु के निष्कर्षण के विभिन्न चरण अभी आपने पढ़े। अभी हमने जो आपसे प्रश्न किया, याद करिए, अभी आपसे हमने कुछ प्रश्न पूछे थे तो उसके हमें भी उत्तर चाहिए। तो कुछ बच्चे बता पाए, लेकिन कुछ बच्चों में हल्का सा कंफ्यूजन था। जैसे पहला प्रश्न था, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो स्वाभाविक है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पानी से अभिक्रिया करेगी तो H2SO3 जो एक प्रकार का अम्ल होता है वह बनाएगा। उसके बाद हमने अगला प्रश्न आपसे पूछा था, Na2O क्या होता है। तो ये तो अधिकतर बच्चे हमें बता पाए, यह है सोडियम ऑक्साइड। फिर हमने आपसे पूछा था Na2O पानी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो बच्चों, Na2O पानी से अभिक्रिया
करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये अपने दिए गए प्रश्नों के उत्तर थे। अधिकतर बच्चे जो बता पाए वो और मेहनत करें, और जिन्हें कंफ्यूजन था वो लिख लिख कर याद करें, तो अवश्य इसमें सफलता मिलेगी। तो बच्चों, इसके साथ हमने अधातुओं से चलते हुए अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण तक का ज्ञान प्राप्त किया। अधातुओं के संदर्भ में आपको उनका महत्व बताया गया कि ये हमारे दैनिक जीवन में कितने उपयोग में आते हैं या हमारे वृद्धि में कितने सहयोगी होते हैं। इसमें ऑक्सीजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको दिया। उसके बाद आपको बताया गया कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट में मिनरल्स हटा दें तो प्रोटीन, विटामिन जो होते हैं, जो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये हमारे विकास और वृद्धि में, शारीरिक विकास और वृद्धि में काफी लाभकारी हैं। उसके बाद आपको धातु और अधातुओं में अंतर बताया गया। धातु अधातु का अंतर रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर बताया गया, जिन्हें आप अवश्य पढ़ेंगे। धातुओं का निष्कर्षण एवं उनकी प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति से उनके निष्कर्षण तक कौन कौन से चरण होते हैं एवं क्या विधि अपनाई जाती है, यह भी हमने जानकारी हासिल करी। यहाँ पर आपको यह बताया गया था कि कुछ धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं। आपको धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में क्रमागत, कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है, वह आपको बताया। जैसे हमने आपको बताया पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, और अंत में आपको बताया गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है। वो ऑलमोस्ट अभिक्रिया है ही नहीं गोल्ड की। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हमारे गृह कार्य के प्रश्न बनते हैं। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं कौन कौन सी होती हैं? अधातुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अधातु और धातु में भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या अंतर है? धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? समुद्रीय जल से हमें क्या प्राप्त होता है? धातुओं के अयस्क से उनके पृथक्करण की विभिन्न चरणों की कौन कौन सी विधियां होती हैं, यह बताइए। इस प्रकार बच्चों, आप अगर इस लेसन को अधिक से अधिक पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, तो आपका एग्जाम के दिनों में एक विश्वास बनेगा और कॉन्फिडेंटली आप अपनी परीक्षा दे पाएंगे। तो इसी के साथ इस लेसन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।